वेलकम टू बोधरपन। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, क्लास 9 का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, वो है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हम सेल का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद टिश्यू का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो वीडियो होगा बहुत सारे स्टेजेस में होगा, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, किंगडम डिवीजन हो गया। ये सब स्टेजेस में हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे, एक साथ नहीं होगा, ठीक है, ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। तो आज ये चैप्टर में जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। मतलब कि लाइफ में, लाइफ फॉर्म में वैरायटी कितना है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। पृथ्वी में, अर्थ में बहुत सारा लाइफ फॉर्म है। ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ। और सब ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का नहीं है, अलग अलग है, वैरायटी है। ये जो मिला के, सबको मिला के जो हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। Almost 1.7 to 1.8 million organisms are present in the earth. Variety of life form in a particular region. अर्थ में तो वैरायटी है ही, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारा वैरायटी है, अफ्रीका में बहुत सारा वैरायटी है, अमेरिका में बहुत सारा वैरायटी है। उस पर्टिकुलर रीजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एवरी ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कलर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है। उनका शेप अलग हो सकता है, उनका कलर अलग हो सकता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। मतलब कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे? अगर पहले हम देख लेते हैं कि कैसे शेप और साइज कैसे अलग है। ये एक बैक्टीरिया है, ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ये एक कैट है जो बैक्टीरिया से बहुत बड़ा है, आपके घर में आप देख सकते हैं कैट को। यह है एक एलिफेंट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कैट से बहुत बड़ा है। यह ब्लू व्हेल है, जो सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ब्लू व्हेल है। सो बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ब्लू व्हेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एक ट्री, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर, इन सब का साइज, इन सब का शेप, इन सब का कलर हर एक डिफरेंट है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड है विथ ईच अदर। कैसे, वो हम समझेंगे एक फूड चेन के थ्रू। जैसे कि एक पेड़ हो गया, पेड़ को कौन खाता है, मतलब कि लीव्स कौन खाता है, वो गोट खाता है। गोट को कौन खाएगा? गोट को खाएगा जैकल, वाइल्ड कैट। जैकल और वाइल्ड कैट, इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा लायन। तो पेड़ को एक गोट खाएगा, गोट को खाएगा जैकल, जैकल को खाएगा लायन। तो ये इंटर रिलेटेड है। वैसे ही पेड़ को रैबिट खाएगा, मतलब ग्रास खाता है रैबिट, तो रैबिट को कौन खाएगा? रैबिट को आउल खा सकता है, रैबिट को एक स्नेक खा सकता है। स्नेक को कौन खाएगा? स्नेक को एक ईगल खाएगा। तो ये जो चेन है, फूड चेन, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं फूड वेब। ठीक है, अब ये फूड वेब में अगर हम लायन को बाहर निकाले तो क्या होगा? आप बोल ही सकते हैं कि लायन को अगर बाहर निकाल दे तो अच्छा होगा जैकल के लिए, जैकल बच जाएगा, वाइल्ड कैट बच जाएगा, क्योंकि जैकल को, वाइल्ड कैट को तो लायन खा लेता था। लेकिन नहीं, अगर हम लायन को इस फूड चेन से बाहर कर दे तो जैकल और वाइल्ड कैट, इनका इतना ज्यादा तादाद हो जाएगा कि जो एनवायरमेंट है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम किसी को भी ये जो फूड वेब है इससे बाहर नहीं कर सकते। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ताकि जो एनवायरमेंट है उनमें एक बैलेंस हो सके। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्नेक हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा अगर स्नेक हो जाएगा तो माउस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि स्नेक माउस को खा लेगा। तो स्नेक को खाने के लिए ईगल की जरूरत है। माउस अगर एकदम कम हो जाए तो आउल, जो जिसका भोजन एक माउस है, वो कम हो जाएगा, तो आउल सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो
हर एक जो एनिमल है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से अलग तो है, उनका शेप का डिफरेंस है, उनका साइज का डिफरेंस है, उनमें कलर का डिफरेंस है, उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी है। ठीक है, तो ये था बायोडाइवर्सिटी। अगर हम सम अप कर ले तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी वो होता है जो एक रीजियन में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो वैरायटी है उसको दर्शाता है। कितना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ में, 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म अर्थ में पाया जाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होता है अपने साइज में, शेप में, कलर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी होता है। अगर एक एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरे में उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जरूरी है। तो ये था हमारा पहला जो आज का टॉपिक का जो था वो था बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला जो टॉपिक था वो था बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के बाद क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी बायोडाइवर्सिटी में हम देख रहे थे कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो एक रीजन में है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, उनमें वैरायटी बहुत है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते थे। अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जरूरत क्या था, फर्स्ट वी अरेंज द ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, देन क्लासिफाई देम इनटू सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्यों, पकड़ लीजिए मैं एक स्कूल का कोच हूं, मुझे बोला गया है कि स्कूल के स्टूडेंट को लेके एक तीन टीम बनाना है, एक बास्केटबॉल का, एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का, और मुझे बोला गया है कि स्टूडेंट में से आपको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज में डिवाइड करना है कि कौन किस टीम में जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो सबसे लंबा स्टूडेंट है उनको मैं बास्केटबॉल टीम में रखूंगा, जिनके पास हैंड आई कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा, कैचिंग जिनका अच्छा होगा, जो कैच अच्छे से पकड़ पाएगा, उनको मैं क्रिकेट टीम में रखूंगा। जो ज्यादा टाइम तक दौड़ पाएगा, मतलब कि जिनमें स्टेमिना बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, जो दौड़ सकता है तेजी से, उनको मैं फुटबॉल टीम में रखूंगा। तो हो गया ना क्लासिफिकेशन। बहुत सारा स्टूडेंट था, उनमें से कुछ सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के थ्रू मैंने अलग अलग कर लिया ताकि मुझे समझ आ सके कि कौन सा टीम में कौन कौन जाएगा। जो लंबा होगा वो बास्केटबॉल में, जिनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा वो क्रिकेट में, जिसके जो फास्ट दौड़ सकेगा, स्टेमिना ज्यादा होगा, वो फुटबॉल में। इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम अलग अलग कर पाए कि कौन किस में जाएगा। ठीक है, ताकि जानने में आसानी हो कि कौन सा टीम में क्या में। अगर लंबा स्टूडेंट को देखना है तो ये तो बास्केटबॉल टीम का प्लेयर है, ये समझने में आसानी होगा। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन दिस बुक कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बोल के एक बुक है जो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। उसमें क्या लिखा था, उसमें एवोल्यूशन के बारे में लिखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन। लाइफ फॉर्म का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है एवोल्यूशन के साथ। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे, आज बहुत सारा ऐसा लाइफ फॉर्म देखते हैं वो एवोल्यूशन के थ्रू, पहले ऐसा नहीं था लेकिन आज ऐसा हो गया है थ्रू एवोल्यूशन, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए एवोल्यूशन के थ्रू सर्वाइव करने के लिए, आज के टाइम में सर्वाइव करने के लिए चेंजेस जरूरी था। पहले का टाइम का अगर कोई ऑर्गेनिज्म आज हम लाके छोड़ दे आज के एनवायरनमेंट में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें एवोल्यूशन नहीं है। आज के टाइम में सर्वाइव करने के लिए जो जो चाहिए वो उसमें नहीं होगा, इसीलिए एवोल्यूशन जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ सर्वाइव करने के लिए एवोल्यूशन जरूरी है। इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का रिलेशन क्या है। हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी पढ़े हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, अभी क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन का रिलेशन क्या है। क्लासिफिकेशन तो है जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देख के। अभी इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन है टाइम के साथ साथ सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए आज की एक ऑर्गेनिज्म में तब्दील हुआ है। पहले कुछ एक ऑर्गेनिज्म था वो उस टाइम में सर्वाइव कर पा रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, तो एनवायरनमेंट के साथ साथ सर्वाइव करने के लिए एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को चेंज होना पड़ेगा।
अपने आप में, अपने अंदर में चेंज करना पड़ेगा। उसी चेंज को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता कि कल एक था आज एक हो गया। इवोल्यूशन बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों का ये प्रोसेस है। जैसे कि पहले होता था कि ट्रीज का हाइट छोटा था, तो हम जिराफ, जो पहले का जो जिराफ थे, उनका जो नेक का हाइट था वो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ट्रीज का साइज बढ़ता गया और जिराफ का जो नेक का साइज है वो भी लंबा होता गया। क्यों? क्योंकि ट्रीज का साइज बढ़ता गया। अगर जिराफ का नेक का साइज वही सेम था, तो सेम ही रहता, तो क्या होता, वो ट्री के लीव्स तक पहुंच नहीं पाते थे। तो उसमें क्या होता था, जिराफ एक्सटिंक्ट हो जाते थे, क्योंकि उनका जो खाना, जो लीव्स है, वो उससे ऊपर चला गया था, उनके मुंह से ऊपर चला जाता। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, एक दिन में नहीं हुआ कि कल ट्रीज छोटा था आज ट्रीज लंबा हो गया, तो आज हर एक जिराफ का जो नेक का साइज वो लंबा हो गया। नहीं, ये बहुत ही टाइम लगा है। तो इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के साथ साथ हम, जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करते हुए सर्वाइवल के लिए, मतलब कि खुद को सर्वाइव करने के लिए चेंज करते हुए, अपना जो स्ट्रक्चर है चेंज करते हुए आज के जमाने में पहुंचा। इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। अभी इवोल्यूशन दो टाइप का है, एक प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, एक एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव मतलब ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पहले जैसा था, आज भी कुछ हद तक सिमिलरली वैसा ही है, बहुत ज्यादा उनमें चेंज नहीं आया है, उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव। और एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म, एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो समय के साथ साथ, एनवायरमेंट के साथ साथ सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। पहले वो एक सिंपलर फॉर्म में था, आज उनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसको हम कहते हैं एडवांस लाइफ फॉर्म। तो ये है दो टाइप का लाइफ फॉर्म, जो प्रिमिटिव लोअर ऑर्गेनिज्म जिनमें इवोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और एक एडवांस लाइफ फॉर्म और हायर ऑर्गेनिज्म जिनमें इवोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि पहले वो एक सिंपलर फॉर्म में था, आज बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म हो गया है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज ओवर द टाइम, सो दैट वी कैन सिंपली से दैट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर एंड यंगर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि आज का जो ऑर्गेनिज्म है दोज आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये था इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का रिलेशन। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। अभी यही चैप्टर में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक छोटा सा टॉपिक है, वो है टैक्सोनॉमी। अभी ये टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी है ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण, इनमें इससे डील करता है। ऑर्गेनिज्म का नामकरण, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके ठीक से, इससे डील करता है, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, अभी ये टैक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आज इंडिया में इतना ज्यादा वैरायटी है लैंग्वेज का, कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई तमिल में बात करता है, कोई तेलुगु में बात करता है, कोई बांग्ला में बात करता है। ये सब एक दूसरे से अलग है लैंग्वेज। वैसे ही अगर मैं लायन बोलता हूं, लायन का मतलब मैं जो समझता हूं, ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे कंट्री में लायन का मतलब वो ना हो, उन्होंने लायन कभी सुना ही ना हो, तो उनको जाके अगर मैं बोलूं कि मेरे सामने एक लायन है, तो उनको शायद समझ में ना आए। इसीलिए ये जो कंफ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम आए हैं, जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं कि लायन का जो नाम है वो एक ही नाम होगा, उससे पूरे वर्ल्ड में वो लायन को पहचान पाएंगे। तो इसको कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें हम जीनस और स्पीसीज देखेंगे। अभी इसको अगर इजीली हम समझे तो जीनस को हम कहते हैं सरनेम और स्पीसीज रियल नेम। जैसे कि मेरा सरनेम हो गया दत्ता, तो मेरे फैमिली में हर कोई दत्ता ही होगा। अगर कोई आके बोले कि सिर्फ दत्ता, अगर कोई बोले, तो मेरे फैमिली को समझने में प्रॉब्लम होगा कि किसके बारे में बात हो रहा है। लेकिन अगर मेरा नाम कोई बोले कि दीपक दत्ता, तो मेरे फैमिली में दीपक दत्ता मैं हूं, तो जानने में आसानी होगी किसके बारे में बात हो रहा है। वही सेम चीज जीनस और स्पीसीज में है। जीनस जो है वो कैट फैमिली में, जैसे कि टाइगर, लायन, ये सब बिग कैट फैमिली है, तो बिग कैट फैमिली का जो जीनस है वो है पैंथेरा। तो अगर सिर्फ मैं पैंथेरा बोलूं तो कौन सा कैट के बारे में बात हो रहा है वो हमको समझ में नहीं आएगा।
टाइगर के बारे में ही बात हो सकता है, लायन के बारे में ही बात हो सकता है, लेपर्ड के बारे में ही बात हो सकता है। लेकिन अगर मैं रियल नेम उसके साथ जोड़ दूं जो कि स्पीसीज होता है, जीनस और स्पीसीज जो कि स्पीसीज होता है, उसमें हमको पर्टिकुलरली समझ में आ जाएगा कि कौन से एनिमल के बारे में बात हो रहा है, कौन से कैट के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस, मतलब कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं एक पैंथेरा टिग्रिस के सामने खड़ा हूं, तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि मैं टाइगर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि पैंथेरा लियो, मतलब कि लायन के बारे में बात हो रहा है। तो ये है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिनमें जीनस और स्पीसीज होता है। अभी ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसको लिखने का एक तरीका होता है। कैसा? पहले जो आएगा वो होगा जीनस, दूसरा जो होगा वो होगा स्पीसीज। जीनस जब हम लिखेंगे, उसका पहला जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा होगा ब्लॉक लेटर में। ठीक है, और जब हम स्पीसीज लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो पैंथेरा टिग्रिस, देखिए पी ब्लॉक लेटर में है, पी ब्लॉक लेटर में है, लेकिन जब स्पीसीज हम लिखे हैं वो स्मॉल लेटर में है। अभी यही जब प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास आएगा, मतलब कि ये जो मेरा पीपीटी है, ये अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास लेंगे तो क्या होगा? ये जो पूरा लिखा हुआ है ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा, मतलब कि थोड़ा टेढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो इटैलिक में लिखा हुआ है। जब मैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रिंटेड फॉर्म में लूंगा, प्रिंटेड फॉर्म में मेरे सामने आएगा, वो टिल्टेड फॉर्म में होगा। जब हाथ से लिखूंगा तब क्या होगा? तब होगा वो सीधा, ऐसे पैंथेरा लियो। जब हम हाथ से लिखेंगे तब इसके साथ साथ और एक काम करना पड़ेगा, नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये है बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका, ये है रूल्स। ठीक है, जब भी आप प्रिंटेड फॉर्म में कहीं पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे, लिखेंगे या फिर देखेंगे, तो क्या पाएंगे? वो थोड़ा सा टिल्टेड है। जीनस हमेशा पहले होगा, स्पीसीज बाद में होगा। जीनस का पहला लेटर अपर केस में होगा, ब्लॉक लेटर में होगा, और स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जब आप खुद लिखेंगे तब सीधा करके लिखेंगे, टिल्टेड नहीं लिखेंगे, सीधा करके लिखना है, नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, यह है बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन एंड रिलेशन भी पढ़ चुके हैं और टैक्सोनॉमी भी हम जान चुके हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद जो टॉपिक है वो है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, इनको 3 साइंटिस्ट ने, अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल उज, इन तीनों ने मिलकर 5 किंगडम में डिवाइड कर दिए हैं। उस 5 किंगडम का नाम क्या है? एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, तीसरा है फांगाई, चौथा है प्लांटी एंड पांचवा है एनिमलिया। ये है 5 ग्रुप, 5 किंगडम जिनको डिवाइड किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। कौन डिवाइड किया है? तीनों साइंटिस्ट मिलकर, अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल उज। इस 5 छोड़ के, इन पांचों को छोड़ के और भी सब डिवीजन है। क्या? फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम का मतलब क्या है? जब हम ऑर्गेनिज्म में फाइलम बोलेंगे तब पार्टिकुलरली हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। जब डिवीजन बोलेंगे तब पार्टिकुलरली हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किंगडम में, ऑर्गेनिज्म किंगडम में फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं तब उसका मतलब कि हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। जब डिवीजन बोल रहे हैं तब प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। उसे छोड़ के क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये 5 सब ग्रुप भी है। फाइलम को हम क्लास में, उसके बाद ऑर्डर में, उसके बाद फैमिली में, उसके बाद जीनस में, उसके बाद स्पीसीज में सब डिवाइड किए हैं। और डिवीजन को भी सेम, पहले क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। ठीक है, इन सबको हम इतना सारा सब डिवाइड किए हैं। और मेन जो 5 किंगडम है वो क्या क्या है? वो है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। और इनको जो डिवीजन है कौन किए हैं? वो किए हैं अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल उज। अभी इस जो डिवीजन है, 5 डिवीजन है, किन बेसिस में किया गया है वो हम इस जो डायग्राम है इसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, पहले है प्रोकैरियोट्स। हम जब सेल का चैप्टर पढ़ रहे थे
तब हमने क्या देखा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन प्रोकैरियोट्स, वन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म से मिला हुआ होगा, उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। वो कौन सा होगा, वो यूनिसेलुलर होगा, मतलब कि सिंगल सेल। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनमें जो मोनेरा है वो इस कैटेगरी में पड़ता है। तो जो 5 किंगडम कैटेगरी है उसको हम किसके थ्रू डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड किए हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के थ्रू। तो यूकैरियोट्स में कौन कौन होगा, यूकैरियोट्स में होगा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल भी होगा कुछ यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर भी होगा कुछ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या है, सेल के चैप्टर में पढ़े थे कि यूकैरियोट्स जो है, जो नया सेल है, मतलब कि जिसका जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियर एनवलप में एनक्लोज्ड है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म जो है उससे अलग है, तो उसको हम कहेंगे यूकैरियोट्स। वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर है उसको हम किस में डिवाइड किए हैं, उसको हम डिवाइड किए प्रोटेस्टा में। पहले था मोनेरा, उसके बाद आ गया प्रोटेस्टा। फिर से मल्टीसेलुलर को हमने दो टाइप में डिवाइड किए हैं, किन बेसिस में, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। हम सबको पता है कि विदाउट सेल वॉल जो एनिमल सेल होता है उनमें कोई सेल वॉल नहीं रहता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन रहता है लेकिन सेल वॉल नहीं रहता है। तो विदाउट सेल वॉल को हम एनिमलिया किंगडम में डिवाइड कर चुके हैं, और विथ सेल वॉल को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। और कैटेगरी क्या है, एक है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और एक फोटोसिंथेसिस करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स जो है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसको हम बोलेंगे फंगाई, जो किंगडम का है उसका जो किंगडम है वो होगा फंगाई। और जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो ऑटोट्रॉप्स है, जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहेंगे प्लांट है, जो प्लांट किंगडम में है। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम इस बेसिस में किए हैं कि कुछ यूकैरियोट्स होगा, कुछ प्रोकैरियोट्स होगा, कुछ खुद का खाना खुद बनाएगा, कुछ खुद का खाना दूसरों से लेगा, कुछ सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा किसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा। इन सब बेसिस में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए हैं। और क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो आप वीडियो पॉज करके ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि ये डायग्राम आप अगर आपके सामने होगा तो ये वीडियो है, या फिर आप जब पढ़ेंगे तो अब आपको ये पढ़ने में आसानी होगा। ये डायग्राम इसीलिए बनाया है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम जरूर से लिख लीजिए। तो ये था हमारा वीडियो, एक बार फिर से समाप्त कर लेते हैं। पहले क्या देखा है, पहले देखा है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है, एक पार्टिकुलर रीजियन में वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। पूरे अर्थ में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक जगह में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें वैरायटीज है, उसको हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म का शेप, साइज, कलर सब अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। क्यों, किसके थ्रू वो इंटर रिलेटेड है, फूड वेब के थ्रू, क्योंकि एक अगर उनमें से चला जाएगा तो बाकी को भी प्रॉब्लम होगा। तो बैलेंस बनाने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो इंटर रिलेशन है वो, उनका साइज तो डिफरेंट है, उनका शेप भी डिफरेंस है, उनका कलर भी डिफरेंस है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंस है, लेकिन वो रिलेटेड है, कोरिलेटेड की इंटर रिलेटेड किस में है, वो इंटर रिलेटेड है फूड वेब के थ्रू। ये था बायोडायवर्सिटी। उसके बाद हमने क्या देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे समझाया मैंने, मुझे 3 टीम बनाना है, एक बास्केटबॉल का, एक फुटबॉल का, एक क्रिकेट का। तो मेरे सामने जो स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट है, उनमें से जो जो लंबा होगा, जो सिमिलर होगा, मतलब कि जो लंबा होगा तो सिमिलर होगा, मतलब कि सबका हाइट क्या है, एक है, सिमिलर है, लंबा है, उनको मैं बास्केटबॉल टीम में रखूंगा। जिनके पास हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जो अच्छे से कैच पकड़ पाएगा, उनको मैं रखूंगा क्रिकेट टीम में। फिर जो ज्यादा तेजी से दौड़ पाएगा, जो बहुत ज्यादा उनका स्ट्रेंथ होगा, स्टेमिना होगा, उनको मैं रखूंगा फुटबॉल टीम में। तो ये सब अलग अलग है, लेकिन ये जब जहां पे रखा हूं मैंने, वो सब सिमिलर है। फुटबॉल टीम में हर एक कोई दौड़ सकता है तेजी से, उनका स्टेमिना ज्यादा है। वैसे ही बास्केटबॉल टीम में हर एक जो है वो लंबा है, क्रिकेट टीम में हर एक जो है उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, वो अच्छे से कैच पकड़ सकता है। ये इसीलिए क्लासिफाई
कैसे किया गया है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज में। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन। फिर हमने क्या जाना, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि इवोल्यूशन के बारे में है, वो लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। और इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन है टाइम के साथ साथ, एनवायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म में भी चेंज होता है ताकि ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए एनवायरमेंट के साथ, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। पहले का जो ऑर्गेनिज्म था वो थोड़ा सिंपल था, लेकिन टाइम के साथ साथ जब एनवायरमेंट चेंज होता गया तो वो ऑर्गेनिज्म जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हुए, अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर वो भी चेंज करते हुए आज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो गया है। तो ये है एवोल्यूशन। और ये एवोल्यूशन 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये एवोल्यूशन है बहुत सालों का। ठीक है, फिर हमने जाना टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, हम एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में किसी अगर ऑर्गेनिज्म को जानना है तो उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम जानेंगे। सो टैक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस, मतलब कि टाइगर। अगर पैंथेरा टिग्रिस मैं इंडिया में बोलूं वो भी टाइगर ही होता है, पैंथेरा टिग्रिस मैं अमेरिका में बोलूं, पैंथेरा टिग्रिस मैं नीदरलैंड में बोलूं, पैंथेरा टिग्रिस मैं अफ्रीका में बोलूं, वहां पे भी वो टाइगर ही होता है। सो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने समझाया। पहले जीनस लिखा जाता है, उसके बाद स्पीसीज लिखा जाता है। जीनस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा, स्पीसीज पूरा स्मॉल लेटर में होगा। जब प्रिंटेड फॉर्म में आएगा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, मतलब इटैलिक में होगा, टेढ़ा होगा। जब आप हाथ से लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ग्रुप्स। 3 साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वुज, तीनों ने मिलकर किंगडम को 5 टाइप में डिवाइड कर दिया है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। उसको छोड़ के भी और बहुत ज्यादा डिवीजन है, उनमें है फाइलेम। जब हम फाइलेम के बारे में बात करेंगे उसका मतलब है एनिमल के बारे में बात हो रहा है। जब हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे उसका मतलब हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद और भी सब डिवीजन है, वो क्या क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। अब ये ग्रुप को जो क्लासिफिकेशन हुआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो किस बेसिस में हुआ है, वो बेसिस में हुआ है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, विदाउट सेल वॉल, विथ सेल वॉल, और हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर जो कि मोनेरा है, यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ही है। यूनिसेलुलर में है प्रोटेस्टा, मल्टीसेलुलर में विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल हम सबको पता है, हम सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो एनिमल का है जिसमें सेल वॉल नहीं रहता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता है। उसके बाद विथ सेल वॉल में 2 टाइप का है, एक है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो खुद का खाना खुद बना सकता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो कि है प्लांट, ट्रीज। और फोटोसिंथेसिस जो नहीं कर सकता है, जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, वो क्या है, वो है फंगाई। ठीक है, तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला वीडियो। आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बोध दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबके पास ये वीडियो हम पहुंचा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।